दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है आप लोगों को इस सब्जेक्ट में कि सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसे हो पाएगा, मेरा तैयार नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं तैयार करा दूंगा, आप लोग कोई टेंशन ना लीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भूगोल के भी और नागरिक शास्त्र के भी, अर्थशास्त्र के भी। ठीक है, वो भी विथ सोल्यूशन के साथ। ठीक है, मैं उत्तर भी इसका लिखा हूँ साथ ही साथ कि जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाएं सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो पे अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियोस को थोड़ा शेयर भी कर दीजिए अपने मित्र तक ताकि उनका भी अच्छा स्कोर हो पाए। तो चलिए हम बात करेंगे पहले इतिहास के टॉपिक को। ठीक है, इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए इतिहास में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए आप उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। 2021 बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता है प्रश्न तो उत्तर लिखेंगे आपके 19वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवादी विचारधारा से अधिक जुड़े थे। उदारवाद व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता और कानून के समझ समानता प्रदान करता है, यही उदारवादी राष्ट्रवाद है। ठीक है, देखिए बहुत ही मैंने सिंपल शब्दों में लिखा है, आप आराम से इसको याद करके लिख सकते हैं। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको तैयार करके स्टूडेंट एग्जाम में जाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला अगर आपने नोट कर लिया तो क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इटली के एकीकरण कब हुआ था। इटली के एकीकरण कब हुआ था। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इटली का एकीकरण कब हुआ था। तो लिखेंगे उत्तर आपकी संयुक्त इटली की घोषणा 1860 ईस्वी में हुई थी तथा इतावली राज्यों को सर्वसम्मति से पिडमांट के साथ एकजुट किया गया। रोम सार्डिनिया का एक हिस्सा बन गया। इस तरह इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। कब? 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन देगा आपको तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उत्तर किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिखना है आपको। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बेहद अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ गया आपकी स्क्रीन पे जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की स्थिति का निर्माण किया। प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की स्थिति का निर्माण किया। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 ने दुनिया भर में एक नई राजनीति एवं आर्थिक स्थिति का निर्माण किया जिसमें करों की बढ़ोतरी, कीमतों में वृद्धि तथा बलपूर्वक सेना में भर्ती किया गया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की स्थिति का निर्माण किया था। तो इस प्रकार आप उसकी स्थिति का विवरण जानकारी दे सकते हैं एग्जामिनर को। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया हो। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे की। और क्वेश्चन नंबर चौथा की जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्वेश्चन नंबर चौथा ये कर रहा है कि कारण ला से क्या आशय है। कारण ला से क्या आशय है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न बहुत बार है कि कारण ला से क्या आशय है। तो आप देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने कारण जिसे मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कारण ला के नाम से जाना जाता था। ठीक है, कह रहा है कि जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्का के आयात पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, वहां पे प्रतिबंध लगा दिया, रोक दिया। इस कानून को सामान्यतः क्या किया जाता है, कांत ला के नाम से भी जाना जाता था। चलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा इससे प्रश्न नंबर चौथे को। आप प्रश्न नंबर पाँचवें के बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पाँचवा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न नंबर पाँचवा क्या कह रहा है इसे देखेंगे हम। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर पाँचवा कह रहा है कि 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। तो देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे कि 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। कौन? तो कितने सन में? 1832 ईस्वी में कौन? कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को क्या दिया, एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। चलिए तो यहाँ पे टोटल मैंने कितने टोटल इतिहास के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बात कर लिया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा चांस है आने का। ठीक है, अब यहाँ पे इतिहास का टॉपिक खत्म होता हुआ 5 क्वेश्चन में लिया हूँ इतिहास से। अब भूगोल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसको आपको तैयार करके भी जाना है।
चलिए स्टूडेंट, देखिए अब भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं आपकी स्क्रीन पे। और देखिए भूगोल के पहला क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया से क्या आशय है। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया से क्या आशय है, तो उत्तर आप स्टूडेंट लिखेंगे कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया से आशय है देश में उपलब्ध संसाधनों की पहचान व अनुमान लगाना तथा संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना, यही संसाधन नियोजन की प्रक्रिया है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि संसाधन नियोजन की प्रक्रिया क्या से देश में जितने भी उपलब्ध संसाधनों की पहचान व अनुमान लगाना और संसाधन विकास के लिए एक योजना तैयार करना ही संसाधन नियोजन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को क्लियर कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा के डेल्टाई भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा के डेल्टाई भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आप उत्तर लिखेंगे कि गंगा के डेल्टाई भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। कौन सा ज्वारीय वन पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन डेल्टा इसके लिए सुप्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक मैंग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को स्टूडेंट आपको तैयार करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर दूसरा आपने क्लियर कर लिया होगा, कोई नो डाउट होगा आपको प्रश्न नंबर दूसरे में। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि भूमिगत जल से क्या आशय है। भूमिगत जल से क्या आशय है, तो स्टूडेंट आप इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्षा के जल की कुछ मात्रा, वर्षा के जल की कुछ मात्रा लगभग कितने 22% मिट्टी में प्रवेश कर भूमिगत हो जाती है, जिसे भूमिगत जल अथवा अधोभम जल कहते हैं। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बारिश होती है उसका 22% अगर जल अवशोषित कर लेता है, भूमिगत में मिल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल या अधोभम जल कहते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसे नोट करके याद कर लिए, अभी याद भी हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा तीसरा तीनों अगर आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया हो तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आ गया है, जो कि बहुत ही वेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देख के ही जान गए होंगे। देखिए रबी और खरीफ ऋतु के मुख्य फसलों के नाम लिखिए। रबी खरीफ से पक्का क्वेश्चन एक आने वाला है। ठीक है, तो रबी और खरीफ ऋतु के मुख्य फसलों के नाम लिखिए। तो देखिए रबी की फसल में कौन सी फसल आती है? गेहूँ हुआ, जौ हुआ, मटर हुआ, चना हुआ, सरसों हुआ आदि, ये सब रबी की फसलें होती हैं। और खरीफ की फसलें क्या? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, मूंगफली इत्यादि, ये क्या होती है? खरीफ की फसलें। तो रबी और खरीफ की फसलें दोनों याद होनी चाहिए कि कौन सी फसल होती है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना आपको एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे को। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर बढ़ चलते हैं, अगर क्वेश्चन नंबर चौथा क्लियर हो गया हो तो। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा कह रहा है कि बायोगैस से आप क्या समझते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बायोगैस से आप क्या समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर क्या लिखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि बायोगैस जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ऊर्जा होती है, जिसको एल्कोहल और मीथेन ईंधन के रूप में भंडारित किया जाता है। सिंपल शब्दों में आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, बायोगैस से। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब तक मैंने लगभग 5 इतिहास के क्वेश्चन और 5 भूगोल के क्वेश्चन में डिस्कस करे, टोटल 10 क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले, वो क्वेश्चन करिए जो एग्जाम में आया। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं करने वाले हम लोग। ठीक है, चलिए स्टूडेंट यहाँ तक हमने नोट कर लिया, तो अब हम नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए नागरिक शास्त्र आपकी स्क्रीन पे आ गया है और इसके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हम करते हैं कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्वाचन कौन लोग करते हैं। कह रहा है कि बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार होता है उसका जो निर्वाचन होता है कौन लोग करते हैं, बताइए। चलिए तो उत्तर आप लिखेंगे कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्वाचन, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का निर्वाचन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, क्योंकि यह एक ही भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि यह एक ही भाषा समूह का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार निर्वाचन कौन करता है, तो जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग होते हैं वही उनका निर्वाचन करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। प्रश्न नंबर दूसरे के ऊपर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बहुत मस्त इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संघीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो देखिए आप उत्तर में क्या लिखेंगे कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकारों अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। इस शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, परंतु केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को महत्वपूर्ण कार्य करने का आदेश नहीं दे सकती है। समझ रहे हैं, कह रहा है, एक बार मैं और पढ़ लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए।
कह रहा है कि संघीय शासन व्यवस्था में सरकार अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। ठीक है, इस शासन व्यवस्था में केंद्रीय जो सरकार होती है वो प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को क्या देती है, आदेश दे सकती है, परंतु जो केंद्रीय सरकार होती है वो राज्य सरकार को महत्वपूर्ण कार्य का आदेश नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हैं ना, जो केंद्रीय सरकार होती है वो राज्य सरकार को जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो करने का आदेश नहीं दे सकती है। यही आपका संघीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है। तब उत्तर लिखेंगे कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको है, तो राज्य सरकार को है। ठीक है, किसको, राज्य सरकार को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा गया जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है आपसे कि समरूप समाज किसे कहते हैं। ठीक है, समरूप समाज किसे कहते हैं स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे आपकी एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती हैं। एक ऐसा समाज जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नताएं अधिक गहरी नहीं होती हैं उसे समरूप समाज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समरूप समाज कहते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा हूँ, याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा याद कर लीजिएगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर पाँचवें की ओर। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाज में लैंगिक असमानता का अधिकार क्या है। समाज में लैंगिक असमानता का अधिकार क्या है, तो स्टूडेंट आप उत्तर लिखेंगे कि समाज में लैंगिक असमानता का अधिकार आधार स्त्री एवं पुरुषों की जैविक बनावट नहीं बल्कि इन दोनों के विषयों में प्रचलित रूढ़िवादी छवियां तथा सामाजिक भूमिकाएं हैं। लैंगिक असमानता श्रेणीबद्ध सामाजिक विभाजन का एक रूप है जो प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समाज में लैंगिक असमानताओं का अधिकार क्या है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आपको याद करके ही जाना है किसी कीमत पे आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर पाँचवें को। तो आप तक देखिए इतिहास के भी 5, भूगोल के भी 5, अर्थशास्त्र के भी नागरिक शास्त्र के भी 5, 15 मिनट टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात कर लिया। अब हम लोग देखेंगे किसके, अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि सभी विषय पर कमांड बने और चारों विषय आप कमेंट कर लें सब्जेक्ट को और अच्छे मार्क्स आप ला सके सामाजिक विज्ञान में। चलिए अब उसको देखते हैं, अर्थशास्त्र को। चलिए स्टूडेंट देखिए अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। और प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि मानव विकास की रिपोर्ट को समझाइए। कह रहा है कि मानव विकास की रिपोर्ट को समझाइए। तो चलिए स्टूडेंट देखिए आप उत्तर क्या लिखेंगे, तो उत्तर लिखेंगे स्टूडेंट की संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यह मानव विकास को मापने का सर्वोत्तम तरीका है। यह रिपोर्ट 3 मापदंडों के आधार पर देशों की तुलना करती है। कौन कौन 3 मापदंडों से, तो पहला जीवित मानक, दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति और तीसरा लोगों का शैक्षिक स्तर। यह 3 मापदंडों के आधार पर देशों की तुलना करती है। ठीक है, मानव विकास। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए पहला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया होगा कि मानव विकास की रिपोर्ट को समझाइए। तो आप इतना लिखकर और तीनों जो मापदंडों के आधार पर देशों की तुलना की जाती है इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आपको क्योंकि पहला बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के आधार अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो वे द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। द्वितीय क्षेत्र समझ में आया कि जब प्राकृतिक उत्पादों को क्या विनिर्माण प्रणाली के द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो वही क्या कहलाते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी आप याद कर लेंगे, 3 लाइन का है। चलिए स्टूडेंट और क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने तैयार कर लिया होगा अच्छे ढंग से। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है कि वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है। वर्तमान में इस समय जो आर्थिक गतिविधियां का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट आप उत्तर देंगे कि वर्तमान में आर्थिक गतिविधियां का महत्वपूर्ण क्षेत्र तृतीय क्षेत्रक है जिसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा कि वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है, तृतीय क्षेत्रक। ठीक है, तृतीय क्षेत्र को जिसे हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब तक मैंने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आपको तैयार करके ही आपको एग्जाम में पहुंचना है, अच्छे मार्क्स अगर लाना चाहते हैं तो स्टूडेंट। ठीक है, तो बताइए आपकी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको
अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करें। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लगातार वीडियोस प्रोवाइड हो रही हैं सम्राट एकेडमी चैनल पे, तो आप रेगुलर बनकर आप वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से इन क्वेश्चनों को तैयार करके एग्जाम में पहुंचिए और अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।